चैप्टर 2, एक नई थिंकिंग मेथडोलॉजी क्यों सीखें। इस चैप्टर में मार्क का इरादा यह स्पष्ट रूप से प्रेजेंट करना है कि कैसे एक टिपिकल सोशल पालन पोषण जो व्यक्ति में कुछ वैल्यूज और बिलीव्स को स्थापित करता है, जो सफल होने के लिए उपयोग की जाने वाली थॉट मेथडोलॉजी का निर्माण करते हैं, जो न तो प्रैक्टिकल यानी फंक्शनल है और न ही सफल होने के लिए ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में असंगत भी हैं। फिर कोई व्यक्ति ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में सभी परिचित तरीकों से काम करने का प्रयास करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उसे वह मिलेगा जो वह चाहता है। वह संभवतः खुद को हताश, चिंता और भय की निरंतर स्थिति में पाएगा और सोच रहा होगा कि उसके साथ क्या गलत है, या सोच रहा होगा कि उसके साथ कुछ गलत क्यों हुआ होगा। बेशक विडंबना यह है कि सरफेस पर ट्रेडिंग इतनी सिंपल दिखती है, जबकि वास्तव में अधिकांश लोगों को यह अब तक का सबसे कठिन प्रयास लगेगा। इसमें सफलता हमेशा बहुत करीब प्रतीत होती है, लेकिन फिर भी यह हमेशा बेहद मायावी होती है। यह हताशा तब तक जारी रहेगी जब तक कि ट्रेडर एक नई थिंकिंग मेथडोलॉजी सीखकर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में मौजूद कंडीशंस को फेवरेबल नहीं करता है, जो कि उन एनवायरनमेंट में सबसे प्रभावी ढंग से काम करता है, और न कि वह जो सोचता है कि वह अपनी कल्चरल और सोशल परवरिश के आधार पर काम करेगा। शायद इस बुक को पढ़ने वाले आप में से कई लोगों ने एक सेमिनार के बारे में सुना होगा, जहां आप सीख सकते हैं कि लाल गर्म कोयले के 20 फुट के बेड पर नंगे पैर कैसे चलना है। जिन लोगों ने इसे संभव बनाने के लिए मेथड डेवलप किया है, उन्होंने इस अजम्पशन पर ऐसा किया कि जो लोग चीजों को बहुत अच्छी तरह से करते हैं और सोसाइटी के उसी कल्चर के अन्य सदस्यों की तुलना में एक्सीलेंस प्राप्त करते हैं, उनकी अचीवमेंट एक स्पेशल तरीके के रिजल्ट के रूप में होती है। सोचिए, एक ऐसा मेथड जिसमें उनके बिलीफ किसी न किसी तरह से हर किसी से अलग होते हैं। इस मेथड को एक ऐसे सिस्टम में विभाजित किया जा सकता है जिसके बाद में दूसरों को सिखाया जा सकता है। एक्सीलेंस हासिल करने वालों और मीडियोकर अचीवमेंट हासिल करने वालों के बीच एकमात्र डिफरेंस यह है कि एक ग्रुप ने ऐसी थिंकिंग मेथडोलॉजी सीख ली है जो दूसरे ग्रुप को अभी तक नहीं सूझी है। इस हाइपोथेसिस के साथ मार्क की समझ यह है कि प्रोग्राम डेवलप करने वाले लोग दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में गए और उन लोगों की तलाश की जिन्होंने बिना किसी फिजिकल डैमेज के अपने पैरों से गर्म अंगारों पर चलने की एबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन किया। इनमें से कुछ दक्षिण प्रशांत फायर वॉकर्स को खोजने पर प्रोग्राम डेवलपर ने उनके बिलीफ्स और एटीट्यूड को एनालाइज करना शुरू कर दिया, ताकि एक थिंकिंग मेथडोलॉजी पर पहुंच सकें जिसे वे यूएसए में पढ़ा सकते हैं। मार्क को यकीन है कि उन्हें नंगे पैर अंगारों के लाल गर्म बेड पर चलने के प्रयास के फिजिकल और इमोशनल प्रभावों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने के विचार मात्र से उत्पन्न भय सामान्यतः भारी होगा। आपके पैरों को होने वाली संभावित शारीरिक क्षति आपके शेष जीवन के लिए अपंग होने की संभावना के साथ बिल्कुल वास्तविक है। और फिर भी, जैसा कि टीवी और प्रिंट मीडिया दोनों द्वारा प्रेजेंट किया गया है कि सेमिनार में शामिल सभी क्षेत्रों के लोगों ने वह हासिल किया जिसे हम सार्वभौमिक रूप से एक जबरदस्त उपलब्धि के रूप में स्वीकार करेंगे। उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया और गर्म अंगारों के बेड पर 20 फीट तक चले। अब मार्क आपको अंगारों पर नहीं चलने देंगे, लेकिन विचार की हैबिट्स मुश्किल से मरती है, और एक ट्रेडर के रूप में, एक्सीलेंस प्राप्त करने के साधन के रूप में जो नई थिंकिंग मेथडोलॉजी पेश कर रहे हैं, उसके लिए रास्ता बनाने के लिए आपको अपने कुछ बिलीफ्स पर सवाल उठाना होगा और जो संभव है उसके कंसेप्ट की जांच करनी होगी। कभी कभी केवल कंप्लीट मेंटल हाउस क्लीनिंग ही आपको असफलता को दूर कर सफलता के लिए जगह बनाने में मदद कर सकती है, और अपने आप को ऐसी इंफॉर्मेशन से परिचित कराना जो आपको खुद से पूछने पर मजबूर कर दे कि अगर यह सच होता तो क्या होता। किसी भी मेंटल क्लीनिंग प्रोसेस का पहला स्टेप होता है। कई कारणों से इनके बारे में पार्ट 2 में अधिक गहराई से बताया जाएगा कि शुरुआती ट्रेडर के लिए यह शायद ही कभी होता है कि मार्केट उसे एक ऐसे एनवायरनमेंट से सामना कराता है जो किसी भी चीज से
स्पष्ट रूप से भिन्न होता है, जिसका वह आदी है या प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ट्रेंड है। उदाहरण के लिए, मार्केट को एक कभी न खत्म होने वाली घटना के रूप में देखा जा सकता है, जो हमेशा बदलती रहती है। वस्तुतः स्ट्रक्चर के बिना निरंतर गति में प्रत्येक ट्रेड में प्रॉफिट के साथ साथ लॉस का अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है। ऐसे एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करने वाले व्यक्ति पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भयानक होता है, खासकर जब आप उन कई तरीकों पर विचार करते हैं जिनमें हम सभी आमतौर पर हाईली डिफाइंड बाउंड्रीज, लिमिट्स और रूल्स के साथ अपने जीवन की स्ट्रक्चरिंग करते हैं ताकि चीजें फंडामेंटल रूप से वही रहें। अधिकांश लोगों के लिए एक स्टैटिक एनवायरनमेंट उनकी सिक्योरिटी और वेल बीइंग की भावना का एक फंडामेंटल कंपोनेंट है। मार्केट न केवल ट्रेडर को पल पल के आधार पर चेंज की स्वीकृति की कमी का सामना करने के लिए मजबूर करके किसी व्यक्ति की सुरक्षा की भावना को नष्ट कर रही है, बल्कि वे काफी कॉम्पिटिटिवनेस और स्ट्रेस का इमोशनल एनवायरनमेंट भी पैदा करती है। यहाँ फाइनेंशियल तबाही के डर के साथ साथ लाखों जीतने की अनिवार्य आवश्यकता भी है। मार्केट एक ट्रेडर को फाइनेंशियल फ्रीडम के उसके सपने को पूरा करने की रियल पॉसिबिलिटी से चिढ़ाती है और साथ ही उसके पास जो कुछ भी है उसे छीनने के लिए तैयार रहती है। इसके अलावा अधिकांश जॉब सिचुएशन से जुड़े टाइम, एफर्ट्स और रिवार्ड्स के प्रिंसिपल मार्केट्स पर लागू नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, कई जॉब्स प्रति घंटा वेजेस या ईयरली सैलरी के कारण एफर्ट्स की परवाह किए बिना एक अनचेंजिंग रिवार्ड्स प्रदान करती है। एक ट्रेडर के लिए एफर्ट्स इररिलेवेंट हो सकता है और टाइम और रिवार्ड के बीच कोई संबंध भी नहीं हो सकता है। एक साधारण निर्णय लेने पर एक ट्रेडर कुछ ही सेकंड में बड़ा प्रॉफिट उठा सकता है, जिसमें उसकी केवल मेंटल एनर्जी ही खर्च होती है। शुरुआत में आप सोच सकते हैं कि मिनटों या सेकंडों में बहुत सारा धन कमाने में क्या गलत है। बहुत, चाहे आप इसके बारे में जानते हो या नहीं। यदि नहीं, तो हम में से अधिकांश लोग उन कंडीशंस के बारे में हाईली स्ट्रक्चर्ड बिलीफ सिस्टम के साथ बड़े होते हैं जितने धन को हम प्राप्त करने के लायक होते हैं। वास्तव में बहुत से लोग अपने बचपन की कंडीशनिंग और रिलीजियस ट्रेनिंग के कारण यह मानते हैं कि वे उस पैसे के लायक नहीं है जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। निश्चित रूप से बिना किसी प्रयास के बहुत ही कम समय में बहुत सारा पैसा कमाना उस डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आता है जो ज्यादातर लोगों के पास अपने पैसे के लिए काम करने के बारे में है। तो कोई व्यक्ति इन स्ट्रक्चर्ड वर्क बिलीव्स के विरुद्ध बड़े प्रॉफिट का मिलान कैसे कर सकता है, खासकर तब जब उन्हें शायद इसके बारे में पता भी नहीं है, या यदि वे थे तो उन पर विचार नहीं करेंगे। इस तरह के मेंटल कन्फ्लिक्ट को आमतौर पर ट्रेडर द्वारा मार्केट में अपना पैसा वापस देने के लिए कोई चतुर, सरल या सांसारिक तरीका ढूंढने से सुलझाया जा सकता है। कल्चरल और ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के बीच अंतर के साथ तालमेल नहीं बैठाना या सिर्फ इस बात से अनभिज्ञ रहना कि मतभेद मौजूद है, निश्चित रूप से अधिकांश ट्रेडर्स द्वारा की गई ट्रेडिंग गलतियों का कारण हो सकता है। फिर भी एक थिंकिंग मेथोडोलॉजी ऐसी गलतियों को रोकने के लिए न केवल मार्केट के बिहेवियर को समझने योग्य शब्दों में फिर से परिभाषित कर सकती है, बल्कि यह उस बिहेवियर के प्रति अधिकांश, यदि कोई नहीं तो टिपिकल अनडिसिप्लिन्ड इमोशनल रिएक्शन को भी मैनेज कर सकती है। कल्चरली सीखा गया बिहेवियर जिसके परिणाम स्वरूप एक अनसक्सेसफुल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होता है। इमोशनल रूप से चार्ज्ड सिचुएशन में जिसमें 2 सेकंड में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, प्रेजेंट इवेंट की तुलना पिछले मार्केट एक्सपीरियंस से करने के लिए बहुत कम समय है। यदि आपने पास्ट में भी इसी तरह का बिहेव किया होता और उसी तरह के विनाशकारी परिणाम भुगते होते तो शायद आपको ध्यान भी नहीं आता, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन इतनी इमीडिएट होती है कि आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि आपका बिहेवियर कितना टिपिकल और यहाँ तक कि थॉटलेस भी हो सकता है। वास्तव में यह आपके लिए खबर हो सकती है कि फेलियर के लिए ऐसी टिपिकल रिएक्शन की केवल लिमिटेड संख्या है। उन्हें रिकॉग्नाइज करने में सक्षम होने से आप उस समय में से कुछ भी खोए बिना पिछली गलतियों को दोहराने से रोक सकते हैं।
जो सेकंड के 1000वें हिस्से में भी लिए गए डिसीजन के लिए आवश्यक है। आगे बताई टिपिकल ट्रेडिंग एरर्स का एक स्पेसिफिक कारण थिंकिंग मेथडोलॉजी में स्थित है, जिसे बदला जा सकता है। जैसे नंबर 1, लॉस को डिफाइन करने से इनकार करना। नंबर 2, किसी लॉस वाले ट्रेड का लिक्विडेटिंग न करना, भले ही आपने यह स्वीकार कर लिया हो कि ट्रेड की क्षमता बहुत कम हो गई है। नंबर 3, मार्केट की डायरेक्शन के बारे में एक स्पेसिफिक ओपिनियन या बिलीफ में बंध जाना। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से यह आपकी अपेक्षा के साथ मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बराबर है कि यह क्या करेगा, मैं सही हूं और मार्केट गलत है। नंबर 4, मार्केट के बिहेवियर और स्ट्रक्चर के आधार पर आगे बढ़ने की संभावना के बजाय किसी ट्रेड की वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू पर ध्यान केंद्रित करना। नंबर 5, रिवेंज ट्रेडिंग, जैसे कि आप मार्केट से वह वापस पाने की कोशिश कर रहे हो जो उसने आपसे छीन लिया है। नंबर 6, जब आप स्पष्ट रूप से मार्केट की डायरेक्शन में बदलाव महसूस कर रहे हो तब भी अपनी स्थिति को बदलना नहीं। नंबर 7, ट्रेडिंग सिस्टम के रूल्स को फॉलो न करना। नंबर 8, एक बिल्डिंग को ट्रांसफर करने या महसूस करने की योजना बनाना, लेकिन फिर बिड या ऑफर को हिट करने के लिए खुद को स्थिर महसूस करना और फिर खुद को प्रॉफिट के अवसर से वंचित करना। नंबर 9, अपनी प्रवृत्ति या अंतर्ज्ञान पर कार्य न करना। और नंबर 10, एक निश्चित अवधि में ट्रेडिंग की सफलता का एक सुसंगत पैटर्न बनाना और फिर 1 या 2 ट्रेडों में अपनी विनिंग को मार्केट में वापस दे देना और इसी साइकिल को फिर से दोहराना। आइए बात करते हैं सीखे जाने वाले स्किल्स पर। किसी भी एक्टिविटी में एक्सीलेंसी प्राप्त करने के लिए, चाहे वह ट्रेडिंग की तरह मेंटल हो या स्विमिंग की तरह फिजिकल हो, हमें स्पेशलाइज्ड स्किल्स सीखने की आवश्यकता होती है। ये स्किल्स हमें घटनाओं को देखने, उनके बारे में सोचने और उनके प्रति व्यवहार करने के लिए आवश्यकताएं प्रदान करते हैं। लेकिन हम जिस चीज के आदी हों या जो हमें सिखाया गया है उससे अलग तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। हालांकि एक्टिविटीज के मैकेनिज्म से परे, जिसमें लगभग कोई भी मास्टरी कर सकता है, यह एक स्पेशल थिंकिंग मेथोडोलॉजी या स्ट्रेटेजी है जो एक्सीलेंस की ओर ले जाती है। हालांकि यह बहुत कम लोगों के पास होती है, फिर भी ऐसी थिंकिंग मेथोडोलॉजी सीखी जा सकती है। किसी भी थिंकिंग मेथोडोलॉजी के लिए गोल्स और प्रॉब्लम के प्रति अप्रोच की एक सीरीज की आवश्यकता होती है। इन अप्रोच को मेंटल टेक्निक्स, यहाँ तक कि थॉट एप्लीकेशन के स्किल्स के रूप में भी बेहतर ढंग से डिस्क्राइब किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक स्किल उन कंडीशंस की पहचान करने में सक्षम हो सकती है जो वास्तव में एक कॉमन ट्रेडिंग गलती होने से पहले ही उसकी पहचान कर लें। इसमें कुछ दूसरी स्किल्स सीखनी भी शामिल है, जैसे नंबर 1, गोल्स के डायनामिक्स को सीखना, ताकि आप जो चाहते हैं उस पर पॉजिटिव रूप से फोकस कर सकें, बल्कि उस पर नहीं जिससे आप डरते हैं। नंबर 2, एक ट्रेडर के रूप में प्रोग्रेस करने के लिए आवश्यक स्किल्स को पहचानना सीखें और फिर पैसे के बजाय उन स्किल्स के डेवलपमेंट पर फोकस करें। पैसा तो आपके स्किल का एक बाई प्रोडक्ट मात्र है। नंबर 3, यह सीखना कि मार्केट की कंडीशंस में फंडामेंटल चेंजेस का एक्टिवली जवाब देने के लिए खुद को कैसे अडेप्ट किया जाए। नंबर 4, रिस्क की उस मात्रा को आइडेंटिफाई करना जिसके साथ आप कंफर्ट हैं, यानी अपने रिस्क कंफर्ट लेवल को पहचानें और फिर यह सीखें कि इसे इस तरह से कैसे एक्सपेंड किया जाए जो मार्केट एक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव को बनाए रखने की आपकी एबिलिटी के अनुरूप हो। नंबर 5, किसी अपॉर्चुनिटी की अनुभूति होने पर तुरंत अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना सीखें। नंबर 6, यह सीखना कि मार्केट आपको बताए कि कितना इनफ है, बजाय इसके कि आप अपने पर्सनल वैल्यू सिस्टम से पोटेंशियल का एसेस करें कि कितना इनफ है। नंबर 7, यह सीखना कि मार्केट की हलचल के बारे में अपनी धारणा को कंट्रोल करने के लिए अपने बिलीफ्स को कैसे स्ट्रक्चर करें। नंबर 8, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी को पाना और इसे बनाए रखना सीखना। नंबर 9, सच्ची सहज जानकारी को पहचानना सीखना और फिर उस पर लगातार कार्य करना सीखना। लेकिन यह ट्रेडिंग सिस्टम से किस प्रकार अलग है? ट्रेडिंग सिस्टम हमें मार्केट बिहेवियर को डिफाइन करने,
मात्रा निर्धारित करने और कैटेगराइज्ड करने का एक तरीका बताते हैं। चूंकि मार्केट्स ट्रेडर्स को उनके संबंधित अपॉर्चुनिटी और स्किल्स के साथ व्यवहारों का एक इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन देती है, इसलिए यह समझना आसान है कि हमारा दिमाग कैसे भाव विभोर हो जाता है। ट्रेडिंग सिस्टम मार्केट बिहेवियर के दायरे को सीमित करते हैं ताकि हमारे दिमाग के लिए इस एक्टिविटी को रोकना थोड़ा आसान हो सके। वे हमें किसी मार्केट कंडीशन में क्या करना चाहिए इसके बारे में दिशा निर्देश और सुझाव भी देते हैं। उनके बिना ट्रेडर्स को आसानी से ऐसा महसूस हो सकता है मानो वे संभावनाओं और अवसरों के अंतहीन समुद्र में लक्ष्यहीन रूप से तैर रहे हैं और उनके पास कोई जमीन नहीं दिख रही है। चूंकि ट्रेडिंग सिस्टम अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करते हैं और सजेशंस देते हैं, इन सजेशंस का पालन करने से स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। भले ही सजेशंस के रूप में वे केवल आपकी जागरूकता को गाइड करने का मार्ग बताते हों, एक सच्चा स्किल न केवल रास्ता दिखाता है बल्कि लगभग ऑटोमेटिक रूप से जागरूकता को भी गाइड करना शुरू कर देता है। और एक थिंकिंग मेथोडोलॉजी इस सिलेक्शन को कंट्रोल करती है कि कौन से स्किल का उपयोग किया जाना चाहिए और कब किया जाना चाहिए। मार्क इस बुक में अपने किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। यह माइंड के साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ ट्रेडिंग सिस्टम को जोड़ने का एक साधन है। यदि कोई ट्रेडिंग सिस्टम मार्केट सिग्नल के बारे में जागरूकता प्रदान करता है और किसी भी मार्केट कंडीशन के लिए सूटेबल बिहेव सुझाता है, तो मार्क आपके साथ जो थिंकिंग मेथोडोलॉजी शेयर करने वाले हैं वह स्किल और स्किल एप्लीकेशन की प्रोसेस सिखाती है। किसी के साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में सचेत रूप से हेरफेर करने के लिए आवश्यक स्किल्स होना ट्रेडर के लिए आवश्यक है, जो यह पहचानता है कि जब भी तनावपूर्ण स्थिति एक दूसरे फैसले की मांग करती है तो एक ट्रेडिंग सिस्टम अचानक कितनी अप्रभावी हो सकती है। इस प्रकार की बुक पढ़ने वाला अधिकांश खुद को किसी न किसी हद तक सफल मानेगा, या तो ट्रायल एंड एरर के माध्यम से या किसी प्रूवन फॉर्मूला के कठोर एप्लीकेशन के माध्यम से, जिसके माध्यम से प्रत्येक ने जानबूझकर या फिर अनजाने में ही सक्सेस के लिए स्किल या मेथोडोलॉजी सीखी है। किसी भी मामले में हम सभी में न केवल किसी चीज में सफलता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, बल्कि सफलता के उन प्रिंसिपल्स को लागू करने की भी होती है जो एक कंडीशन में प्रैक्टिकली रूप से बाकी सभी चीजों पर बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। लेकिन हमारे साथ यह ज्यादातर बार नहीं होता है कि कुछ एनवायरनमेंट में सक्सेस के लिए बहुत अलग साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने मनमाने ढंग से मार्केट में मौजूद एक्सेल्स कंडीशन के संबंध में उस सिस्टम की वैलिडिटी की जांच किए बिना फ्यूचर्स या स्टॉक के बिजनेस में सफलता के एक निश्चित थॉट सिस्टम को लागू करने की कोशिश की। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके पास यह संभावना है कि आप शुरुआत करने से पहले ही असफल हो जाएंगे। जाहिर है कि लोग जानबूझकर इस विश्वास के साथ ट्रेड शुरू नहीं करते हैं कि उनके पास सही रिसोर्सेज नहीं है या वे फेल होने वाले हैं। वास्तव में इसके बिल्कुल विपरीत होता है, क्योंकि अधिकांश ट्रेडर्स ट्रेडिंग के बाहर बहुत सफल करियर से आते हैं या अभी भी उसका आनंद लेते हैं। उन्हें ट्रेडिंग माहौल में इस सफलता को आगे बढ़ाने की अपनी क्षमता पर भरपूर भरोसा होता है। यह निराधार कॉन्फिडेंस जिस तरह से मार्केट किसी व्यक्ति के खर्च किए गए टाइम और एफर्ट के संबंध में रिवार्ड्स के कंसेप्ट को ध्वस्त कर देता है, उससे ट्रेडर को उस तरह के रिजल्ट्स के बारे में कुछ बहुत ही अवास्तविक उम्मीदें पैदा होंगी जिन्हें वह पाना चाहेगा। यह मानना कि ट्रेडिंग आसान है, यह ही अवास्तविक उम्मीदों का कारण है, और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि अधिकांश ट्रेडर्स अपना सारा पैसा खोने से पहले कभी भी डेवलपमेंट के प्राइमरी लेवल से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यह मानना शुरू करना कि ट्रेड करना आसान है, यह एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो लगभग सभी ट्रेडर्स को लुभाता है। लेकिन यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि क्यों। जब आप इस प्रोसेस की गतिशीलता की जांच करते हैं कि हम अपने लिए परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड कैसे स्थापित करते हैं जिसके द्वारा हम अपनी परफॉर्मेंस का आकलन कर सकते हैं। इसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं।
जो किसी व्यक्ति की परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड या रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन को बनाते हैं। सबसे पहले हमारा टाइम का बेसिक कंसेप्ट है कि अधिकांश लोगों का मानना है कि यह लिमिटेड है, यह बिना रुके गुजर रहा है और अंततः समाप्त हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट हमारा एफर्ट्स का है, जो कि यह है कि हमारी पर्सनल एनर्जी की सप्लाई अटूट नहीं है, यह खत्म हो जाती है, हम थक जाते हैं और अगर हम ठीक से आराम न करें तो हम बीमार भी हो सकते हैं। हमारा तीसरा कंसेप्ट एक्सपर्टीज के बारे में है कि हमारे द्वारा सीखे गए स्किल्स की संख्या और इन स्किल्स का यूज करने में हमारी दक्षता की डिग्री की एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए आमतौर पर काफी टाइम और एनर्जी लगती है। अब प्राइमरी तरीकों में से एक यह है कि जो हम खुद को महत्व देना सीखते हैं वह हमारे इस विश्वास पर आधारित है कि हम कितना काम करते हैं और इसे करने में कितना समय लगाते हैं, जो हमें इक्वेशन के चौथे कंपोनेंट पर लाता है और वह है रिवार्ड्स। यह निर्धारित करने के लिए कि हमें कितना इनाम मिलना चाहिए, हम यह आंकलन करेंगे कि कोई काम कितना कठिन या आसान है, यह निर्धारित करके कि हमें कितना प्रयास, यह पर्सनल एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता होगी और यह आंकलन करने के लिए कि काम में कितना समय लगेगा। इसलिए हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हमें कितना कंपनसेट किया जाना चाहिए। यह हमारे टाइम और एनर्जी के लिए हमारे अपने पर्सनल डिमांड और सप्लाई के फार्मूले की तरह है। अब यहाँ मार्क यह डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यह सब एक साथ रखने जा रहे हैं कि कैसे ट्रेड इन सभी कंपोनेंट्स को इस तरह ध्वस्त कर देता है कि कोई यह विश्वास कर सके कि ट्रेड करना आसान है। सबसे पहले मार्केट के माहौल में काम करने के लिए बहुत कम फिजिकल एफर्ट्स की आवश्यकता होती है, खास तौर पर ऑफ द फ्लोर ट्रेडर्स के लिए। दूसरा, टाइम कोई रिलेवेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि एक ट्रेडर कुछ ही क्षणों में हजारों डॉलर का प्रॉफिट पा सकता है। निश्चित रूप से आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट कभी भी आपकी कंडीशन के विरुद्ध नहीं जाएगा और जो संभव है उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक लेवल पर आपको पुरस्कृत किया जा सकता है। अधिकांश लोगों को यह गलत धारणा बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है कि ट्रेड करना आसान है। जब वे पहली बार मार्केट एक्शन को एक्सपीरियंस करेंगे तो वे स्वाभाविक रूप से ऐसा करेंगे। वे मान लेंगे कि वे किसी लोअर पॉइंट पर खरीदार रहे होंगे और प्रॉफिट के लिए ट्रेड को समाप्त करने पर कायम रहे होंगे, भले ही यह केवल कुछ टिक्स के लिए ही क्यों न हो। वे निश्चित रूप से अपने लिए इन मेंटल बिग प्रॉफिट को पाने के लिए उन टिक्स को कई कॉन्टेक्ट से गुणा करेंगे। ये प्रॉफिट किसी विदेशी यात्रा, सपनों की कार या फाइनेंशियल फ्रीडम के ड्रीम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर वे इस बात की तुलना भी करते हैं कि समान धनराशि प्राप्त करने के लिए उन्हें आमतौर पर कितना समय और मेहनत करनी पड़ी, और रिजल्ट यह होगा कि यह पूरी तरह से गलत निष्कर्ष होगा कि ट्रेड करना आसान है। समस्या यह है कि शुरुआती ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग माहौल में कार्य करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता के लेवल का रीजनेबल असेसमेंट करना लगभग असंभव है, जैसे कि अनलिमिटेड एनवायरनमेंट में खुद को लिमिट करना सीखना, जबकि यह संभवतः पहली बार हो। ट्रेडर के जीवन में उसे किसी भी सोशल बाधा के बिना खुद को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है, या इस एक्सपर्टीज को हासिल करने में कितना टाइम लगता है, खासकर जब ऐसा लगता है कि प्रॉफिट इतनी आसानी से और इतनी तेजी से आना चाहिए। इस प्रकार की धारणाएं ट्रेडर्स को प्रयास की वास्तविक प्रकृति से अनभिज्ञ कर देती है। समय निश्चित रूप से अवसर को समझना सीखने या किसी ट्रेड को गलती रहित तरीके से एग्जीक्यूट करने का तरीका सीखने में एक फैक्टर है। इन दोनों स्किल्स को सीखने में काफी समय लग सकता है। हालांकि रिवार्ड्स की संभावना के संबंध में न तो टाइम और न ही एफर्ट्स कोई फैक्टर है। तो क्या होता है जब हम अपनी स्वयं की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, खासकर जब अधिकांश लोग यह सोचकर अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करते हैं कि यह एक आसान काम है और वे अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को पूरा करने से केवल कुछ ही क्षण दूर हों, भले ही किसी व्यक्ति को यह स्वीकार करने में कितना ही समय लगे कि वह ऐसा नहीं कर रहा है। यह एक्सपीरियंस दर्दनाक होता है और हमेशा इनएडिक्वेंसी, गिल्टी
और यहाँ तक कि शर्म की भावनाएं उत्पन्न करता है। खासकर जब सफलता की उम्मीदें बहुत हों, तब कोई फेल होता है तो यह 3 प्रमुख साइकोलॉजिकल बाधाएं पैदा करेगा, जिसे सफलता के लिए किसी भी उपाय को साकार करने से पहले दूर करना होगा। सबसे पहले आपको यह सीखना होगा कि इनएडिक्वेंसी, गिल्टी या शर्म की किसी भी भावना से खुद को कैसे मुक्त किया जाए। दूसरा, आपको यह सीखना होगा कि इमोशनल रूप से दर्दनाक अनुभवों के कारण होने वाले रेजिडुअल साइकोलॉजिकल डैमेज को कैसे पहचाना जाए और उनकी रिपेयरिंग कैसे की जाए, क्योंकि दर्दनाक अनुभवों में डर पैदा करने की क्षमता होती है। अंत में आपको किसी भी इनएप्रोप्रिएट ट्रेडिंग हैबिट्स को अंडू करना होगा और एप्रोप्रिएट स्किल्स को सीखना होगा, जो अंततः आपको ट्रेड से डिजायर वेल्थ एक्यूमुलेट करने में मदद करेगा। कई लोगों के लिए जो मार्क ने आउटलाइन किया है वह एक भारी काम की तरह लग सकता है और मार्क इसे इससे जरा भी कम नहीं आंकेंगे। भले ही आपने अभी तक खुद को किसी इमोशनल आघात का शिकार नहीं बनाया है, फिर भी उचित स्किल्स सीखना कोई आसान काम नहीं होगा। हालांकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके रिवार्ड्स बहुत बड़े हो सकते हैं। क्या फ्यूचर या स्टॉक में ट्रेड की अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला कोई अन्य प्रयास इससे आसान हो सकता है? जैसा कि आप इस बुक में आगे बढ़ते हैं, आपको यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसे आप रियलिटी स्ट्रक्चर मानते हैं, उसे न तो मार्क और न ही कोई और नकार सकता है। हो सकता है कि मार्क और आपका सत्य बड़े अंतर से भिन्न हो। यदि आप अपने बिलीफ को छोड़ना या बदलना नहीं चाहते हैं, तो दुनिया की कोई फोर्स, वायलेंस या यहाँ तक कि टॉर्चर आपको या किसी अन्य को अपना यह बिलीफ छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता है। हालांकि यदि मार्क जो पेशकश कर रहे हैं वह आपको इच्छित रिजल्ट देगा, तब आप कम से कम टेम्परेरी रूप से जिसे आप सच मानते हैं उसे सस्पेंड करने के लिए काफी इच्छुक हो सकते हैं और देख सकते हैं कि जो मार्क के लिए काम करता है वह आपके लिए भी करेगा या नहीं। जिस आग पर चलने वाले के बारे में मार्क ने पहले बताया था, उन्होंने दिखाया कि कैसे एक थिंकिंग मेथोडोलॉजी उनके बिलीफ को सस्पेंड कर सकती है कि गर्म कोयले पर चलने से उनके पैरों को गंभीर नुकसान होगा। भले ही उन्होंने अपने जीवन में इतनी तेज गर्मी के खतरों और दर्द को पहले ही जान लिया था, शायद आप भी इसे सस्पेंड कर सकते हैं। जिसे ट्रेडिंग को सफल बनाने वाली चीजों के बारे में आपकी कुछ मान्यताएं शामिल होती है। आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी अर्ली ट्रेनिंग ने इससे पहले कि आप कभी ट्रेडर बनने पर विचार करें, कंट्राडिक्टरी एटीट्यूड और बिलीफ पैदा किए होंगे, जो सभी अच्छे इरादों और आशावादी ट्रेड को कैंसल कर देते हैं और इस प्रकार फेलियर का कारण बनते हैं। जाहिर है, इससे पहले कि आप अपने कुछ इनर मोस्ट बिलीफ्स को बदलने की संभावना पर विचार करें, आप निश्चित रूप से न केवल यह जानना चाहेंगे कि इन बिलीफ्स को बदलने की प्रोसेस कैसे काम करती है, बल्कि एक ट्रेडर के रूप में आपके लिए इसके क्या लाभ होंगे यह भी जानना चाहेंगे। सभी ट्रेडर की तरह आपने शायद बार बार पढ़ा होगा कि ट्रेड में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है। आपने पढ़ा होगा कि ट्रेड के साथ ट्रेड करें, अपने लॉस को कम करें और अपने प्रॉफिट को बढ़ने दें, मनी मैनेजमेंट की है इत्यादि। ये कहावतें जितनी सच है, वे आपको इन प्रिंसिपल्स के प्रयोग और उनके प्रॉफिट्स के बीच एक स्पष्ट अंडरस्टैंडेबल रिलेशन देने में बहुत अनक्लियर है। यदि आपको याद होगा तो मार्क ने सबसे कॉमन ट्रेडिंग एरर में लॉस स्वीकार करने के रेजिस्टेंस को लिस्टेड किया था। यदि आपने कभी इस तरह के रेजिस्टेंस का अनुभव किया है, तो आपने संभवतः इस विचार का भी सामना किया होगा कि मैं छोटे नुकसान को कैसे स्वीकार कर सकता हूं, जब मैं जो करना चाहता हूं वह पैसा कमाना है, और जब भी मैं हारता हूं तो मैं खुद को असफल महसूस करता हूं। ऐसी स्थिति में आपकी लाचारी और आपके फाइनेंस के लिए विनाशकारी रिजल्ट्स इस चर्चा का सार है। उदाहरण के लिए, यदि आप यह बदल सकते हैं कि आपके लिए लॉस का क्या मतलब है और आप उन्हें मेंटली कैसे शो करते हैं, तो आप इसे जिस भी हद तक पूरा कर सकते हैं। आप अपने आप को तनाव और चिंता से मुक्त कर लेंगे जब आप यह स्वीकार कर लेंगे कि कोई भी ट्रेड एक ट्रेड है, इसे हारें और फिर से कोई उचित एक्शन लें। जिन कुछ व्यक्तियों ने किसी समय ट्रेड में बड़ी सफलता हासिल की है,
उन्होंने मार्केट्स पर कब्जा करने या उन्हें अपनी अपेक्षाओं या मानसिक सीमाओं के अनुरूप बनाने की कोशिश करना बंद करना सीख लिया है। अपने ट्रेडिंग करियर में कुछ किन्हीं बिंदुओं पर उन्होंने एक ऐसी घटना के साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन को समझा जो कभी खत्म नहीं होती है, जो केवल तब शुरू होती है जब कोई ट्रेडिंग में भाग लेने का फैसला करता है, जो केवल तभी समाप्त होता है जब किसी के पास बहुत हो जाता है और इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए थोड़ी सी भी परवाह किए बिना बिहेव करता है। अंततः उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव को बदलकर इन असामान्य और डिमांड वाली साइकोलॉजिकल कंडीशन को अडॉप्ट किया। हालांकि जैसा कि मार्क ने पहले ही अपने अनुभवों से बताया है कि चेंज की प्रोसेस आमतौर पर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के लिए एक्टिव ऑप्शन बनाने का रिजल्ट नहीं होती है, जैसा कि यह बुक आपको सिखाने के लिए डिजाइन की गई है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना बहुत आसान है। यहाँ मार्क के कहने का मतलब यह है कि अगर हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए कुछ बदलना होगा, तो हमें अपने मेंटल पर्सपेक्टिव को बदलने का प्रयास करने से पहले अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बाहरी परिस्थितियों को बदलना बहुत आसान होगा। स्वयं को बदलना किसी भी समस्या के समाधान के रूप में बिल्कुल अंतिम उपाय लगता होगा, तो आप सचेत रूप से खुद को अंदर से बदलने का तरीका सीखने पर कार्य क्यों करेंगे? मार्क के पास आपको समझाने के लिए 3 कारण हैं। पहला, क्योंकि आप नए स्किल्स या खुद को एक्सप्रेस करने के तरीके सीखने का निर्णय लेते हैं। दूसरा, क्योंकि आप जिन नए स्किल्स को सीखने का प्रयास कर रहे हैं उनके एक्विजिशन में आपके कई बिलीफ रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा, मार्क आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाले हैं। अभी मार्क आपको इन पहले 2 पॉइंट्स को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। मार्क कहते हैं कि उनके एक ग्राहक ने अपने चाचा को खो दिया। जब वे बच्चे थे तब वे अपने चाचा के बहुत करीब थे। उनके चाचा उनके लिए बिल्कुल पिता तुल्य थे, जबकि उनके अपने पिता नहीं थे। बहुत कठिन काम करते समय छोटी उम्र में ही दिल का दौरा पड़ने से चाचा की मृत्यु हो गई। इस अनुभव के कारण उनका ग्राहक यह मानते हुए बड़ा हुआ कि यदि वह बहुत अधिक काम करेगा तो वह भी दिल का दौरा पड़ने से मर जाएगा। जो सामान्यतः दिल की धड़कन होती है उससे अगर थोड़ी ज्यादा बढ़ी या उन्हें पसीना आया तो वे उसी समय काम करना छोड़ देते थे। जाहिर है, मरने के बारे में उनका विश्वास बहुत लिमिटेड था और इसी कारण से उन्होंने बचपन में या अपने वयस्क जीवन में कभी भी किसी भी खेल में भाग नहीं लिया। खैर, जब वह अपने 30वें दशक के आखिर में थे तब उन्होंने तय कर लिया कि वह अपने चाचा की तरह दिल का दौरा पड़ने से समय से पहले नहीं मरेंगे। दरअसल उन्होंने यह निर्णय तब तक नहीं लिया जब तक कि वह उस उम्र को पार नहीं कर गए जिसमें उनके चाचा की मृत्यु हो गई थी। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने पूरी धारणा छोड़ दी। अपने सहन शक्ति बढ़ाने का निर्णय लेते हुए उन्होंने मार्क से धावक बनने के बारे में कुछ सुझाव मांगे, क्योंकि उन्हें पता था कि मार्क वर्षों से दौड़ रहे हैं। इस तरह से दौड़ना उनके लिए एक नया स्किल था और निश्चित रूप से खुद को एक्सप्रेस करने का एक नया तरीका था। इसलिए मार्क और वो साथ साथ दौड़ने गए। निसंदेह उन्हें पता चला कि वह दौड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वह धावक की तरह कदम नहीं उठा सकते थे। बात सिर्फ इतनी है कि हर बार जब उनकी हृदय गति बढ़ने लगती तो वे रुक जाते। भले ही उनका इरादा दौड़ते रहने का हो, एक्सरसाइज से मरने के बारे में उनकी धारणाओं में अभी भी उनके मेंटल एनवायरनमेंट में काफी शक्ति थी। इस विश्वास ने प्रतिरोध के रूप में काम किया, भागने के उनके सचेत इरादे के विरुद्ध काम किया। सचेत रूप से वह अपने शरीर को चलते रहने के निर्देश दे रहे थे, हालांकि उनका परस्पर विरोधी विश्वास कर रहा था। कोई रास्ता नहीं दोस्त, जब तक तुम्हारी हृदय गति कम नहीं हो जाती तुम यहीं रुकोगे। इसी स्थिति में यह निर्धारित करना बहुत आसान था कि उनके मेंटल सिस्टम के किस कंपोनेंट्स का उनके बिहेवियर पर अधिक प्रभाव था। तीसरा कारण कि आप अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अनुरूप एनवायरनमेंट को मजबूर करने के बजाय अंदर से बदलाव करना सीखना चाहेंगे। मार्केट इतने बड़े हैं कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अर्थात यदि आपके पास कीमतों को
अपनी दिशा में ले जाने की फाइनेंशियल पावर नहीं है, तो आपको यह सीखना होगा कि इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ कैसे प्रवाहित हुआ जाए और लगातार उनके अनुकूल कैसे रहा जाए। विकल्प यह है कि आप या तो इसके अनुरूप हो सकते हैं या कुछ बहुत ही दर्दनाक सबक का अनुभव जारी रख सकते हैं। यहाँ आपको मार्क एक क्विक हिंट दे रहे हैं कि एक ट्रेडर के रूप में आप जिस इमोशनल डिस्कम्फर्ट और दर्द का अनुभव करते हैं वह इस बात का एक्सीलेंट इंडिकेशन है कि बिना किसी डर के ट्रेड करने और लगातार सफल होने के लिए आपको कितना बदलाव करना होगा। यहाँ आप पूछ सकते हैं कि मार्केट पर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से विचार क्यों किया जाए। क्या मार्केट वैसा बिहेव नहीं करती है जैसा वह करता है? फिर चाहे वह कोई भी व्यक्ति इसके बारे में क्या सोचता है या क्या महसूस करता हो। मार्क का उत्तर यह है कि मार्केट लाखों लोगों की परस्पर क्रिया के कारण वैसा ही व्यवहार करती है, और चूंकि ये सभी व्यक्ति मानव जाति के सदस्य हैं, चाहे उनका नेशनल ओरिजिन, रिलीजियस कन्विक्शन या आप कुछ भी हो, सभी मानव मन की साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए चीजें एक समान उपलब्ध हैं। जब भी यह तनाव या क्षणिक निर्णयों का सामना करता है तो यह साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर कुछ हाईली प्रेडिक्टेबल तरीके से बिहेव करती है। मार्केट में किसी के फॉर्चून को खोने का डर किसी जंगली जानवर के हमले से किसी की जान खोने के डर जितना ही तीव्र होता है। हालांकि भले ही हम सभी कलेक्टिव रूप से भाग लेते हैं, मार्केट हम सभी के लिए समान नहीं है। मार्केट के हर कदम का एक व्यक्ति के रूप में हम में से प्रत्येक पर अलग अर्थ और प्रभाव होता है, और इस मूवमेंट के बारे में प्रत्येक ट्रेडर का अनुभव एनवायरमेंटली इंफॉर्मेशन यानी परसेप्शन इनपुट करने की, उसकी पर्सनल मेंटल प्रोसेस और उसके बिहेवियर को प्रभावित करने वाले सभी यूनिक इंटरनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का रिजल्ट है। इसलिए भले ही दो या दो से अधिक ट्रेडर्स इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि वर्तमान कीमत क्या है, वे इस एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करेंगे कि वह कीमत उन्हें व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित कर रही है। किसी विशेष प्राइस चेंज पर आप जो अर्थ रखते हैं वह आपके विश्वास का परिणाम है। एक ट्रेडर के रूप में आपको लगातार यह डिफाइन करना होगा कि भविष्य के बारे में आपकी धारणाओं के अनुसार क्या हाई है और क्या लो है। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। लो प्राइस पर खरीदें और इसे हाई प्राइस पर वापस फ्यूचर में बेचें, या हाई प्राइस पर सेल करें और लो प्राइस पर फ्यूचर में वापस परचेज कर लें। जब तक कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तब तक वह उतार चढ़ाव कम कीमत पर खरीदने और ऊंचे पर बेचने या ऊंचे पर बेचने और कम कीमत पर खरीदने के अवसर पैदा करेगा, और ये अवसर सभी ट्रेडर्स के लिए उपलब्ध है। आप अपने विश्वासों, इरादों, धारणाओं और नियमों के आधार पर अपने दिमाग में खेल बनाते हैं। यह किसी और का नहीं बल्कि आपका अपना यूनिक पर्सपेक्टिव है। इसका सीक्रेट यह है कि आप यह चुन सकते हैं और करते भी हैं कि आप घटनाओं को कैसे देखते हैं। भले ही आप इस बात से अवगत नहीं है कि अपने लिए अन्य विकल्प उपलब्ध कराने के लिए अपनी धारणा को कैसे नियंत्रित करें और बदलें, फिर भी आप चुन सकते हैं, फिर भले ही यह अनजाने में हो रहा हो। जब तक आप एप्रोप्रिएट स्किल्स नहीं सीख लेते हैं, तब तक एक ट्रेडर के रूप में आपकी सफलता कई साइकोलॉजिकल फैक्टर पर निर्भर करेगी, जिनका अक्सर मार्केट से बहुत कम या कोई लेना देना नहीं होता है। आइए जानते हैं ट्रेडर असफल क्यों होते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से ट्रेडर सफल नहीं होते हैं। इन कारणों को 3 ब्रॉड कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है स्किल की कमी। ट्रेडर को आमतौर पर यह पता नहीं होता है कि ट्रेडिंग एनवायरनमेंट अन्य सभी एनवायरनमेंट से भिन्न है। ट्रेडिंग कुछ ऐसा लगता है कि जिसे करना बहुत आसान होना चाहिए और साथ ही अपेक्षाकृत कम समय में बड़ी मात्रा में पैसा कमाने की संभावना भी होनी चाहिए। इस प्रकार ट्रेडर सफलता की कुछ बढ़ी हुई उम्मीदें पैदा करेगा। एप्रोप्रिएट स्किल्स के बिना इन बढ़ी हुई अपेक्षाओं का पालन करना निराशा के बराबर है, जो दर्द के बराबर है, जो साइकोलॉजिकल डैमेज के बराबर है, जो डर के बराबर है। डर से ट्रेडर की ऑब्जेक्टिव होने, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने
या मार्केट की फंडामेंटल नेचर के बारे में जानने की क्षमता कम हो जाती है। बेशक एप्रोप्रिएट स्किल के बिना पैसा कमाना संभव है, लेकिन इन स्किल्स के बिना ट्रेडर्स मार्केट में जो कुछ भी कमाया है उससे और उससे भी अधिक खो देगा, जिसका रिजल्ट ज्यादा निराशा, दर्द, साइकोलॉजिकल डैमेज और भय है। लोग आमतौर पर यह नहीं जानते कि साइकोलॉजिकल डैमेज की रिपेयरिंग कैसे की जाए, और वे नहीं जानते कि खुद को अपने डर से कैसे मुक्त किया जाए। इसे कंपनसेट करने के लिए हम अपने डर को छुपाने के कुछ बहुत ही स्पेसिफिक तरीके सीखते हैं। सोसाइटी में हम कॉन्फिडेंस के दिखावे के साथ आगे बढ़ सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि लोग आमतौर पर अपने बारे में एक दूसरे के इल्यूजन का समर्थन करेंगे। हालांकि मार्केट का अपने बारे में किसी के इल्यूजन का समर्थन करने में कोई निहित स्वार्थ नहीं है। यदि कोई ट्रेडर भयभीत महसूस कर रहा है तो वह इसे जितना चाहे छिपाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसके ट्रेडिंग रिजल्ट्स उसकी सच्ची भावनाओं को आसानी से रिफ्लेक्ट करेंगे। दूसरा, बिलीफ्स को लिमिटेड करना। अधिकांश लोगों के पास विभिन्न प्रकार के बिलीफ्स होते हैं जो एक ट्रेडर के रूप में उनकी सफलता के अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं। इनमें से कुछ बिलीफ्स के बारे में आप सचेत रूप से जानते होंगे, उनमें से अधिकांश के बारे में आप नहीं जानते होंगे। किसी भी मामले में आप उनके महत्व को नकार नहीं सकते कि वे एक ट्रेडर के रूप में आपके बिहेवियर को कैसे निर्धारित और प्रभावित करेंगे। कई ट्रेडर्स एक्सपर्ट मार्केट एनालिस्ट बनकर इन लिमिटेड बिलीफ्स का सामना करने से बचने का प्रयास करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे मार्केट एनालिस्ट बन गए हैं। यदि आप अपने आप को इन विश्वासों के प्रभाव से मुक्त नहीं करते हैं तो आप उस हद तक सफल नहीं होंगे जिस हद तक ये सीमित विश्वास आपके मेंटल सिस्टम में पावर रखते हैं। ऐसे कई मार्केट गुरु हैं जो बेहद सटीकता के साथ मार्केट की चाल का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वे एक ट्रेडर के रूप में पैसा नहीं कमा सकते। या तो वे बिलीव्स के नेचर को नहीं जानते हैं कि वे बिहेवियर को कैसे प्रभावित और निर्धारित करते हैं, या वे इन बिलीव्स से जुड़े मुद्दों का सामना ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आपको तो यह करना होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। और यदि आप ऐसा नहीं करना चुनते हैं तो आप अपने आप को बार बार नेगेटिव एक्सपीरियंस के उन्हीं रिकरिंग साइकिल्स के अधीन कर देंगे जब तक कि आप या तो आवश्यक मुद्दों पर काम करने का निर्णय नहीं लेते हैं या अपना सारा पैसा खो देते हैं और फिर लास्ट में इसे छोड़ना पड़ेगा। और तीसरा है सेल्फ डिसिप्लिन का अभाव। यदि इस प्रकार की इन्वायरमेंटल कंडीशंस मौजूद हैं जिनका उचित रूप से खुद को नुकसान पहुंचाए बिना जवाब देना आपके स्किल लेवल से परे है, तो आपको अपने बिहेवियर को गाइड करने के लिए कुछ रूल्स और लिमिटेशंस को स्थापित करने की आवश्यकता होगी। जब तक कि आप यह नहीं सीख लेते कि अपने बेस्ट इंटरेस्ट में कैसे कार्य करना है। जब आप बच्चे थे तो आपके माता पिता आपको अकेले सड़क पार करने की अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि सड़क को सुरक्षित रूप से पार करने में आपकी असमर्थता के रिजल्ट्स आपको दूसरा मौका मिलने से रोक सकते थे। जब आप ट्रैफिक के नेचर के बारे में उचित अंतर समझने में सक्षम हो गए तो आपके माता पिता ने आप पर इतना भरोसा किया कि आप स्वयं सड़क पार कर सकेंगे। जब तक उन्होंने आप पर भरोसा नहीं किया, उन्हें हमेशा आपके किसी कार से टकरा जाने की संभावना का डर रहता था। उनके डर के परिणाम स्वरूप उन्होंने सड़क पर आपके लिए मौजूद अवसरों की परवाह किए बिना आपकी आवाजाही की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के साथ आपका इंटरेक्शन उसी तरह से काम करता है। अंतर यह है, यहाँ आपको कोई भी ट्रक की चपेट में आने के लिए सड़क के बीच में खड़ा होने से नहीं रोक रहा है। आप अकेले हैं जो खुद को रोक सकते हैं। एक या दो बार चोट लगने के बाद सड़क पार करना इतना आसान नहीं होगा, भले ही दूसरी तरफ अवसर कितने भी अच्छे दिखे। सड़क पर निकलना तब और भी कठिन हो जाता है जब आपको यह एहसास होता है कि कारें और ट्रक बेतरतीब ढंग से आपकी ओर आ सकते हैं। अब सोचिए कि अचानक आप सड़क पर पड़े हुए हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपको कहाँ और क्या चोट लगी है, क्योंकि आपको अब भी लग रहा है कि आप सावधान हो रहे हैं। तो अभी हमने बुक के चैप्टर 2 में जाना कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए नई थिंकिंग मेथोडोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए।
हम अगले एपिसोड में बुक के पार्ट 2 के बारे में सुनेंगे, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के नेचर को समझना। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, इसे लाइक करें व अपने कम से कम 4 दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। हिंदी ऑडियो बुक के इस एपिसोड में द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक के पार्ट 2 चैप्टर 3 के बारे में बात करते हैं कि लेखक मार्क डगलस ने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के नेचर को समझना सीखने के बारे में क्या बताया है। पार्ट 2 साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग एनवायरनमेंट की प्रकृति को समझना। मार्क ने चैप्टर 1 और 2 में प्रेजेंट मटेरियल में ट्रेडिंग की कुछ डिफिकल्टीज को आउटलाइन किया है। मार्क अगले 6 चैप्टर्स में हमें एक इंडिविजुअल ट्रेडर के साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मार्केट के एनवायरनमेंट यानी माहौल की विशेषताओं को और अधिक स्पेसिफिक तरीके से समझाने वाले हैं। इस पर्सपेक्टिव से यह आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा कि मार्केट का माहौल उस कल्चरल माहौल से कितना डिफरेंट है जिसमें आपने काम करना सीखा है। इससे आपको कुछ बहुत ही असामान्य साइकोलॉजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इसमें मार्क का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपके लिए यह स्पष्ट रूप से समझाना है कि एक ट्रेडर के रूप में सक्सेस की कोई भी डिग्री इतनी मायावी क्यों होती है और बहुत कम ही लोगों को यह क्यों मिलती है, और ट्रेडिंग माहौल में सक्सेसफुली कार्य करने के लिए आपको कुछ गहराई से निहित कल्चरल एटीट्यूड्स और बिलीफ्स को बदलने की आवश्यकता क्यों हो सकती है।